बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 40 किस्तें सुन चुके हैं और अब 41वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। गाड़ी एक नशेब में कच्चे रास्ते में कैंकरियाँ उड़ाती दौड़ी जा रही थी कि अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी। मैं उछलकर अगली सीट की पुश से जा टकराया। ड्राइवर घबराई हुई आवाज़ में बोला, उतर कर भागो। ये कहते ही दरवाज़ा खोलकर ड्राइवर बाहर निकला ही था कि तड़ाके की आवाज़ के साथ दरख्तों में से एक गोली आकर ड्राइवर को लगी और वो वहीं ढेर हो गया। मैंने दूसरी साइड का दरवाज़ा खोलकर अपने आप को बाहर गिरा दिया, फिर अंधेरे में उठकर दरख्तों की तरफ भागा। ऐन उसी वक्त मेरा जिस्म टार्च की रोशनी में नहा गया और 4 आदमी दरख्तों के पीछे से छलांगे लगाकर मेरे सर पर पहुंच गए। उन्होंने आते ही मुझे इस तरह दबोच लिया कि मैं कोई भी हरकत नहीं कर सकता था। इस पर मुस्तज़ाद ये कि 2 स्टेन गन्ने मेरी गर्दन से लगी हुई थी। एक आदमी ने फ़ौरन नायलून की रस्सी से मेरे हाथ पीछे बांध दिए। अब तक उनमें से किसी ने कोई बात नहीं की थी। इनका लिबास जैकेट जीन्स पर मुश्तमिल था, सर नंगे थे और वो मुझे खींचते हुए नीचे कच्ची सड़क पर ले आए। कार की दूसरी तरफ दरवाजे के आगे मेरे ड्राइवर की लाश ऊंधी पड़ी थी। अब मैंने देखा कि उन लोगों ने सड़क पर दरख्त डालकर रास्ता बंद कर दिया था। मैंने हिम्मत करके अबरानी ज़बान में एहतजाज किया कि मैं एक शरीफ शहरी हूँ, मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। 2 आदमी स्टेन गन्ने लिए आगे आगे और 2 स्टेन गन्नों वाले मेरे दाईं बाईं चल रहे थे। मेरे बाईं जाने वाले आदमी ने उल्टे हाथ का एक ज़ोरदार तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। मैं बुखला गया, खून खोल उठा, मगर मैं इस तमाचे का जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। खून के घूंट पी कर रह गया। तमाचे की आवाज़ पर आगे वालों ने मुड़कर देखने की भी ज़हमत गवारा न की। इसमें से एक ने टार्च रोशन कर रखी थी। हम सड़क से हटकर दरख्तों में चल रहे थे। मैंने अंदाज़ा लगाया कि ज़रूर हमारा ताकुब किया जा रहा था और जब हमारी गाड़ी हाईवे छोड़कर बाईं जानिब के जंगल की सड़क पर उतरी तो ताकुब करने वालों ने वायरलेस पर आगे छुपे हुए उन 4 आदमियों को खबर कर दी होगी जिन्होंने सड़क पर दरख्त का तना लुढ़का कर रास्ता बंद कर दिया और यूं हम उनके नरगे में फंस गए। मेरा ब्रीफ केस एक आदमी ने उठा रखा था। ये लोग जंगल में दरख्तों के दरमियान बने हुए लकड़ी के एक बोसीदा और वीरान मकान में ले गए। यहाँ लकड़ी के खाली फर्श के दरमियान लोहे की 3 कुर्सियाँ पड़ी थीं। मुझे एक कुर्सी पर बिठाकर मेरे हाथ खोल दिए गए। अगर उन्हें मालूम होता कि मैं एक तजुर्बाकार कमांडो हूँ तो शायद वो ऐसा न करते, लेकिन मेरा कमांडो तजुर्बा भी वहाँ मेरे काम नहीं आ सकता था क्योंकि 2 आदमी मुझ पर स्टेन गन्ने ताने मुझसे 3 कदम के फासले पर खड़े थे। छत के साथ एक तार से लटका हुआ धीमी ताकत का बल्ब पहले ही से जल रहा था। यहाँ मेरे ब्रीफ केस की तलाशी ली गई। एक जहरीला सिगार मेरे कोट की बाहर वाली जेब में था और बाकी 3 सिगार ब्रीफ केस में थे। उन्होंने ब्रीफ केस को फर्श पर उलट दिया और एक एक शय को उलट पुलट कर देख रहे थे। सिगार देखकर एक ने उसे सूंघा, दूसरे ने अबरानी ज़बान में कहा, अपना काम करो। उसने सिगार फर्श पर फेंक दी और खाली ब्रीफ केस को ठोकर मारते हुए बोला, इसमें कुछ नहीं है। ब्रीफ केस में मेरी कारोबारी फाइल के कागजात को भी उन्होंने गौर से पढ़ा, मगर वो सारे के सारे कारोबारी खतूत थे जिन्हें बड़ी महारत से तैयार किया गया था। बिल्कुल असली लगते थे। मेरा इसराइली पासपोर्ट मेरी जेब में था, उसे भी तलाशी के दौरान निकाल कर देखा गया। उनमें से एक आदमी की छोटी छोटी मूंछें थी। वह स्टेन गन कंधे पर रखे गर्दन टेढ़ी करके मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। बाकी तीनों उससे आर्डर लेते थे। मेरी जेब वाला सिगार भी बाहर निकाल कर देखा गया और उसे भी फर्श पर फेंक दिया गया। मैंने सिगारों की तरफ बिल्कुल तवज्जो न दी कि कहीं इन्हें कोई शक न पड़ जाए। शक्लो सूरत से ये दहशत गर्द लगते थे। मैंने अपने चेहरे पर बड़ी मासूमियत तारीख कर रखी थी, जैसे मेरे साथ सरासर ज्यादती हो रही हो। मैंने छोटी छोटी मूंछों वालों की तरफ देखकर वज़ाती अंदाज में कहा कि आप लोगों को गलतफहमी हुई है। मेरा ताल्लुक किसी जराइम पेशा गिरोह से नहीं है। इस पर उस आदमी ने 1 सेकंड के अंदर अंदर स्टेन गन का रुख मेरी तरफ कर दिया और गैज़ो गज़ब से लड़ती हुई आवाज़ में अरबी में कहा, काश मैं तुम्हें इसी वक्त शूट कर सकता, लेकिन मुझे इसकी इजाज़त नहीं है। तुम कौन हो हमें इसकी अच्छी तरह खबर है। फिर उसने अपना पाँव मेरी कुर्सी के बाजू पर रख दिया और मेरी तरफ झुक किया और गैर अबरानी में बोला, मैं जानता हूँ तुम अरबी के अलावा अबरानी भी रवानी से बोल लेती हो। तुम्हारा इंतखाब भी इसीलिए किया गया है, मगर जिन लोगों ने तुम्हें मौत के मुंह में भेजा है वो ये भूल गए थे कि इसराइली इंटेलिजेंस का जाल मिस्र से लेकर इराक, शाम, उर्दन तक फैला हुआ है। मैं तुम्हें एक बड़ा ही मुफीद मशवरा दूंगा। अभी हमारे अफसर तुमसे पूछगछ करने यहाँ आ रहे हैं। अगर तुम साफ साफ उन लोगों के नाम बता दो जो इसराइल में हमारे खिलाफ खुफिया तकरीबी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें मिस्र की सरहद अपनी हिफाजत में पार करा दी जाएगी।
मैंने कोई जवाब न दिया, अपना सर झुका लिया। उसने स्टेन गन की नाल से मेरी ठोड़ी ऊपर करके कहा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने आहिस्ता से अबरानी ज़बान में ही जवाब दिया कि मैं किसी मुल्क का जासूस नहीं हूँ, बल्कि इसराइल का एक शरीफ शहरी हूँ और मेरा नाम डेविड आरून है। एक और जनाटेदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा और मैं जवाबी हमला करते करते रुक गया। मुझे आज भी याद है कि मैंने उस वक्त इंतहाई ज़बत व तहम्मुल का मुजाहरा किया था। मेरे हाथ खुले थे। मैं कम अज़ कम इस छोटी मूंछों वाले यहूदी दहशतगर्द को ज़रूर हल्का कर सकता था, लेकिन इसके बाद मेरी मौत भी यकीनी थी। चुनाचे में एक बार फिर खून के घूंट पी कर रह गया। मूंछों वाले यहूदी ने अपने साथियों को लिया और गैराज नुमा कमरे के बड़े दरवाजे में जाकर उनसे आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगा। मैं उनकी गुफ्तगू समझ ना सका। फ़ौरन ही मुझे रस्सी की मदद से कुर्सी के साथ जकड़ दिया गया। 3 आदमी चले गए। उनमें से एक अध खुले दरवाजे में बैठकर सिगरेट के कश लगाने लगा। थोड़ी देर बाद बाहर सन्नाटा हो गया। ये इसराइली सीक्रेट सर्विस के आदमी थे। उन्हें किसी न किसी तरह मेरे बारे में मुखबरी कर दी गई थी। मैं उनकी गिरफ्त में आ गया था और थोड़ी देर बाद उनके आला अफसर मुझसे पूछगछ करने आने वाले थे। जाहिर था कि अगर मैं कुछ बताता या नहीं बताता तो भी ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरी मौत यकीनी थी। यही एक मौका था कि मैं अगर होशियारी से काम लूँ तो यहाँ से फरार हो सकता था। मैंने अपने पहरेदार इसराइली दहशतगर्द की तरफ देखा। अध खुले दरवाजे के बाहर रात की तारीकी फैली हुई थी। इसराइली दहशतगर्द अपनी स्टेन गन्ने गोद में रखे दरवाजे से टेक लगाए बैठा बड़े मज़े से सिगरेट पी रहा था। मौत लम्हा बलम्हा मेरे करीब आ रही थी। मैंने एक एक्शन शुरू कर दिया और दहशतगर्द की तरफ मुखातब होकर अबरानी में कहा, मेरे दोस्त, मैं तो मर रहा हूँ क्योंकि मेरा राज खुल गया है। मुझे अपनी ज़िंदगी की उम्मीद नहीं रही। मेरी एक इकलौती बेटी है। मेरे बाद उसका कोई सहारा नहीं होगा। दहशतगर्द ने बाहर थूकते हुए गुस्से में कहा, खामोश बैठे रहो। अब मैंने एक और पत्ता फेंका। मैंने मिन्नत करते हुए कहा, मेरे भाई, अगर तुम मेरे मरने के बाद मेरे 2 लाख अमेरिकी डॉलरों में से 1 लाख डॉलर किसी तरह मेरी बेटी को पहुंचा दो तो मैं बाकी 1 लाख डॉलर खुशी से तुम्हें दे दूंगा। अमेरिकी डॉलरों का नाम सुनकर दहशतगर्द ने घूमकर मेरी तरफ देखा और देखता ही रह गया। मैंने फ़ौरन ही कहा, हाँ मेरे भाई, यकीन करो मैं गलत बयानी नहीं कर रहा। मेरे मरने के बाद जब तुम खुद मेरी बताई हुई खुफिया जगह पर जाकर ब्रीफ केस को ज़मीन से खोद निकालोगे तो तुम्हें उसमें रखे हुए ये 2 लाख डॉलर हर 100 डॉलर अमेरिकी नोटों की शक्ल में मिलेंगे। मैं तो मर चुका हूँगा। मैं तुमसे झूठ बोलकर क्या कर लूँगा। उसने सिगरेट बाहर फेंका और स्टेन गन हाथ में लिए मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैंने उसी आजिज़ाना लहजे में उसकी मिन्नत की कि तुम्हें तौरात की कसम, मुझसे वादा करो कि 2 लाख डॉलरों में से 1 लाख मेरी बेटी को पहुंचा दोगे। फिर मैं अदाकारी करते हुए आंखों में आंसू भर लाया और अपनी फर्जी बेटी को याद करके 2-3 सिसकियां भरी। दहशतगर्द ने मुझे गाली देकर कहा, यह बकवास बंद करो, बताओ डॉलर तुमने किस जगह पर रखे हैं। मैंने कहा, वादा करते हो कि मेरी बेटी को 1 लाख डॉलर ज़रूर दोगे। जवाब देने के बजाय वो लंबे लंबे डग भरता दरवाजे तक गया, झांक कर इधर उधर देखा, फिर तेजी से मेरे पास आया और बोला, अब मैं वादा करता हूँ, लेकिन पहले मुझे वो जगह बताओ जहाँ तुमने डॉलर छुपा रखे हैं। मैंने एक ठंडा सांस भरा और बोला, मुझे कागज़ पेंसिल कहीं से ला दो, मैं तुम्हें कागज़ पर उस जगह का नक्शा बनाए देता हूँ जहाँ 2 लाख डॉलर चट्टान के नीचे दफन है। इसने मेरा सीधा हाथ रस्सी से निकाल दिया और जेब से एक छोटी सी नोटबुक मेरे सामने रख दी। उसके साथ ही एक नन्ही सी पेंसिल भी लटक रही थी। मैंने नोटबुक को खोला और दहशतगर्द की तरफ देखा। मेरे भाई, मैंने शाम से कोई सिगार नहीं पिया, मुझे सिगार का नशा है। वो सामने फर्श पर मेरे सिगार पड़े हैं, उनमें से एक सिगार पीने की इजाज़त दे दो ताकि मैं ताज़ा दिमाग होकर तुम्हें नक्शा बनाकर दे सकूं। दहशतगर्द को भला इस पर क्या एतराज़ हो सकता था, क्योंकि वो जानता ही नहीं था कि जिस सिगार को महज एक बेज़रर सिगार समझ रहा है, हकीकत में उसकी मौत का परवाना है। उसे इस तरफ से इत्मीनान था कि मैं भागकर कहीं नहीं जा सकता। उसे ये भी मालूम था कि मेरी मौत यकीनी है और हो सकता है कि मैं वाकई मरने से पहले अपनी जमा पूंजी अपनी बेटी के हवाले करना चाहता हूँ। उसको गुस्सा मेरी इस हरकत पर आ रहा था कि मैं देर कर रहा था। उसने फर्श से सिगार उठाकर मेरे मुंह में ठूंस दिया और जेब से माचिस निकाल कर बोला, एक बात का ख्याल रखना, अगर तुमने किसी दूसरे अफसर से इस बात का जिक्र किया तो किसी को तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आएगा और तुम्हारा बनाया हुआ यह नक्शा मैं थोड़ी देर बाद ही ज़ाया कर दूंगा। लेकिन उसके बाद मैं तुम्हारी बेटी को 1 सेंट भी नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारी बेटी को अगवा करके बर्दा फरोशों के हाथों बेच दूंगा।
सिगार मेरे मुंह में था। इस दहशतगर्द की मौत का सिग्नल डाउन हो चुका था। मैंने बस इतना ही कहा कि मैं किसी दूसरे से इसका जिक्र करके अपनी बेटी की जिंदगी तबाह नहीं कर सकता। दहशतगर्द ने माचिस जलाकर मेरा सिगार सुलगा दिया। वो मुझसे एक कदम के फासले पर खड़ा था। वो मेरे सिगार की जहरीली फवार की बराह रास्त जद में नहीं था। मैंने जल्दी जल्दी सिगार के 3 कश लिए। चौथे कश के बाद सिगार के अंदर कैप्सूल में भरा हुआ जहर हरकत में आने वाला था। मैंने दहशतगर्द से कहा, मेरे करीब आ जाओ ताकि मैं नक्शा बनाते हुए तुम्हें समझाता भी जाऊं। डॉलरों के लालच ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मेरी तरफ से उसे वैसे भी इत्मीनान था, क्योंकि मैं एक तो सिवाय एक बाजू के सारे का सारा रस्सियों से बंधा हुआ था, दूसरे नहता भी था और तीसरे स्टेन गन उसके पास मौजूद थी। वो मेरे करीब हो गया। अब उसकी पोजीशन ये थी कि वो पंजों के बल मेरी कुर्सी के पहलू में बैठा था और उसका चेहरा नोटबुक पर था जो मैंने अपने घुटने पर रखी हुई थी। उसने चिल्ला कर कहा, ये सिगार अब मुझे पकड़ाओ और नक्शा बनाओ। नोटबुक पर भला मैं कैसे उसे सिगार दे सकता था। उसकी समाजत करते हुए कहा, बस एक कश लगा लूं। मैंने चौथा कश लगाया। मुंह से धुआं निकालते हुए सिगार का रुख दहशतगर्द के चेहरे की तरफ किया और बोला, अब तुम सिगार ले सकते हो। उसने हाथ बढ़ाया ही था कि मैंने सिगार को दरमियान से दबा दिया। सिगार के अंदर तंबाकू के पत्तों में लिपटे हुए साइनाइड के जहरीले महलूल के कैप्सूल पर दबाव पड़ा तो सिगार में से नजर न आने वाली मोहलक फुआर निकलकर दहशतगर्द के चेहरे पर पड़ी। जहरीले सिगार के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये KGB की खास ईजाद थी और मेरे पास सीक्रेट सर्विस के जराए से पहुंचे थे। इनमें आला तरीन टेक्नोलॉजी महारत से एक कैप्सूल बंद होता था। इस कैप्सूल में साइनाइड जहर का महलूल भरा होता जो दुनिया का तेज़ तरीन, मोहलक तरीन और इंतहाई सरीउल असर जहर है। सिगार की हल्की सी आंच लगने के बाद जब उसे दरमियान से दबाया जाता तो उसमें से जहरीली फवार निकलकर सामने खड़े आदमी पर पड़ती। इस जहर को इस तरीके से ब्लेंड किया गया था कि कपड़ों में से जिस्म के मुसामों में से घुसकर इंसान के जिस्म को मफलूज कर देता है। इंसान सेकंड के 1000वें हिस्से में मर जाता। और सबसे अनोखी बात यह थी कि दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी पोस्टमार्टम के बाद सिवाय इसके किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता था कि मौत हरकत एक क्लब बंद होने से वाक़ हुई है। चुनाचे जब मेरे हाथ में पकड़े सिगार में से साइनाइड जहर की फवार इसराइली दहशतगर्द के चेहरे पर पड़ी तो वो पंजों के बल बैठे बैठे दूसरी तरफ झूल कर गिर गया, क्योंकि वो मर चुका था। मैंने जलते हुए सिगार की मदद से दूसरे बाजू की रस्सी को जला डाला, फिर सिगार को कुर्सी के हत्थे से रगड़ कर बुझाया, उसे जेब में डाला और टांगों की रस्सियां खोल डाली। अब मैं आज़ाद था। तेज़ी से उठकर फर्श पर बिखरे हुए बाकी 3 सिगार और लाइटर उठाया। कारोबारी कागजात की फाइल को दूसरे कपड़ों के साथ रखकर लाइटर से आग लगा दी और दहशतगर्द की जेब की तलाशी ली। बटुए में 50 इसराइली डॉलर थे। मैंने उन्हें अपनी जेब में रख लिया। मेरी फाइल के कागजात और कपड़े वगैरह जलने लगे थे। मैं इस पोजीशन में नहीं था कि दहशतगर्द की स्टेन गन अपने साथ ले जाता। मैं छलांग लगाकर उस बोसीदा गैराज नमा मकान से बाहर निकला और दरख्तों के अंधेरे में इस तरफ दौड़ने लगा जिधर से ये लोग मुझे अगवा करके लाए थे। दरख्तों में अंधेरा था। मैं ढुलान के गढ़ों को फलांगता आन की आन में उस सड़क पर पहुंच गया जहां शाह गाड़ी के पास मेरे ड्राइवर की लाश वैसी की वैसी पड़ी थी। मैंने वापस हाईवे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। एक अजीब किस्म की बेबसी और अजनबियत का एहसास हो रहा था। भागा भी जा रहा था और सोच भी रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये शहर न सिर्फ ये कि मेरा दुश्मन था बल्कि मेरे लिए अजनबी भी था। सोलमी के पास जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। न जाने वो किस हालत में होगी। ऐन मुमकिन था कि इसराइली पुलिस उसे भी गिरफ्तार करके ले जा चुकी हो। यह भी मुमकिन था कि उसे दुकान के अंदर ही हलाक कर दिया गया हो। बहरहाल मैं वहाँ नहीं जा सकता था। इस शहर में मेरा कोई मददगार नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। जंगल की इस वैरान सड़क से निकलकर हाईवे के करीब आया तो एक जगह छुप कर बैठ गया, ज़रा दम ले लूँ। अगरचे सादिया ने मुझे फ़ोन न करने की हदायत की थी, लेकिन ये इमरजेंसी थी। मैंने यही फैसला किया कि हाईवे पर कोई टेलीफोन बूथ ढूंढकर उसे यरूशलेम फ़ोन करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास मेरा पासपोर्ट और इसराइली शिनाख्ती कार्ड भी मौजूद था। मुझे बताया गया था कि अगर कभी इसराइल में किसी हाईवे बूथ से कॉल करनी पड़ जाए तो इसका तरीक़ाकार क्या है। मैं ज़्यादा देर इस इलाके में नहीं ठहरना चाहता था। मैं उठकर हाईवे पर आकर खड़ा हो गया। जिस तरफ से मैं आया था उधर से किसी वक्त कोई गाड़ी या बड़ा ट्रक आ जाता था। मैं अंगूठे से आगे की तरफ इशारा करने लगा। उसका मतलब था कि मुझे लिफ्ट की ज़रूरत है। कई गाड़ियां मुझे नाउमीद करती गुजर गई। आखिर एक वैगन सड़क से उतरकर रुक गई। मैं दौड़कर आगे आ गया।
ड्राइविंग सीट पर एक बूढ़ा बैठा था। उसने सायर बायर निकाल कर अबरानी में कहा, ऊपर आ जाओ। मैं शुक्रिया अदा करते हुए उसके साथ वाली सीट पर रखे प्लास्टिक के लिफाफों को एक तरफ हटाकर बैठ गया। वैगन एक बार फिर हाईवे पर चढ़ी और पूरी रफ्तार से चल पड़ी। बूढ़े ने पूछा कि मुझे कहाँ जाना है। मैं उसे क्या बताता, मैं तो वहाँ से दूर, बहुत दूर निकल जाना चाहता था। मैंने उसे बताया कि मेरी गाड़ी का साथ वाली रोड पर ब्रेक डाउन हो गया है और मैं आगे किसी टाउन में जाकर रात बसर करना चाहता हूँ। बूढ़े ने ताज्जुब से कहा, क्या तुम इस शहर में नए हो? मैंने कहा, हाँ, मैं यरूशलेम में बिजनेस करता हूँ। इसने कोई जवाब ना दिया। कुछ देर चुप रहने के बाद बोला कि 30 किलोमीटर के बाद ब्रिज टाउन का कस्बा आता है, वहाँ तुम्हें किसी होटल में रात गुजारने को बिस्तर मिल जाएगा। फिर राजदारी से कहने लगा, होशियार रहना, ये होटल वाले मुसाफिरों को लूट लिया करते हैं। और खी खी करके खुद ही हंसने लगा। हाईवे बिल्कुल साफ थी। वैगन 80 मील की रफ्तार से भागी जा रही थी। करीबन आधे घंटे बाद मुझे दूर हाईवे की एक जानिब ब्रिज टाउन कस्बे की जलती हुई बत्तियां नजर आने लगी। बूढ़े ने ब्रिज टाउन के मोड़ पर वैगन रोक दी। मैं शुक्रिया अदा करके वैगन से उतर गया। अब हाईवे बूथ से सादिया को टेलीफोन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं उसे किसी होटल से फ़ोन कर सकता था। यह तिल अबेब के मॉडर्न शहर का जदीद तरीन कस्बा था। खुशनुमा इमारतें जगह जगह रोशनियों में झिलमिलाती खड़ी थी। गैस स्टेशन भी रोशनियों में घिरा हुआ था। हाईवे से थोड़ी दूर अंग्रेजी के बड़े बड़े हरूफ में होटल लिखा था। ये हरूफ रोशन थे। रात के $12 बज रहे थे। होटल के काउंटर पर एक नौजवान यहूदी मौजूद था। $20 अदा करने पर मुझे एक छोटा सा कमरा मिल गया जिसमें सिर्फ एक बिस्तर लगा था। बाथरूम एक कोने में था। मैंने उससे कहा कि मैं यरूशलेम में एक ज़रूरी फ़ोन करना चाहता हूँ। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखकर काउंटर के कोने में रखे फ़ोन की तरफ इशारा किया। मैंने रिसीवर उठाया और सादिया के घर का नंबर मिलाया जो मुझे ज़बानी याद था। कुछ देर घंटी बजती रही। फिर सादिया की नींद में डूबी हुई आवाज़ आई। मैंने अपना खुफिया नाम बताया और ख़ास ज़बान में उसे सारी सूरत हाल बयान कर दी। अगर कोई दूसरा मेरी गुफ्तगू सुनता तो उसे यही मालूम होता कि मैं किसी लड़की को हाईवे पर अपनी गाड़ी के ब्रेक डाउन होने की तफसील बता रहा हूँ। लेकिन इसके अंदर एक खुफिया कोड के अल्फाज छुपे हुए थे जिनको सादिया समझ रही थी। वो भी मुझसे उसी मरमूज ज़बान में बात कर रही थी। वो परेशान हो गई थी। यह परेशानी उसकी आवाज़ से नहीं बल्कि उसके अल्फाज से ज़ाहिर हुई थी। उसने कहा कि मैंने इंतहाई तजुर्बेकारी और हमाकत का सबूत दिया है। मुझे सोलमी की दुकान पर दूसरी बार नहीं जाना चाहिए था। मैंने पूछा कि अब मुझे क्या करना होगा, तो सादिया ने मुझे हदायत की कि मैं तेल अबेब की सोलोमन स्ट्रीट में म्यूज़िक म्यूज़ियम नामी दुकान पर जाकर उसके मालिक सोलोमन से मुलाकात करूं। उसने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मैं यरूशलेम में उसके फूड स्टोर का हरगिज़ रुख न करूं। सादिया ने एक जिम्मेदार सीक्रेट स्पाई होने का सबूत दे दिया था कि उसने मुझे यरूशलेम की तरफ जाने से भी रोका और मुझे मुतबादल पनाहगाह भी बता दी। मगर मेरे लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि इसराइली सीक्रेट सर्विस के अयां सिपाही मेरे पीछे लगे थे और आधी रात के वक्त मैं सोलोमन स्ट्रीट कहाँ तलाश करता फिरूं। होटल के काउंटर बॉय से भी मैं सोलोमन स्ट्रीट का पता नहीं पूछ सकता था। मैं अपने कमरे में आ गया। यहाँ फ़ोन के नीचे डायरेक्टरी रखी थी। मैं उसके वर्क उल्टने लगा। शुरू ही में मुझे शहर का एक रंगीन नक्शा मिल गया। ये नक्शा इस कदर पेचीदा था और इसमें इतनी गुंजान लकीरें खींची गई थी कि मैं उसमें से सोलोमन स्ट्रीट की निशानदही न कर सका। मैंने बत्ती गुल कर दी और खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखा। होटल के सामने वाली बड़ी सड़क सुनसान थी। जहाँ से ये सड़क हाईवे से मिलती थी वहाँ गैस लाइट रोशन थी। होटल के आगे भी मरकरी बलियून की रोशनी फैली हुई थी। मैंने किसी कागज़ पर लिखने की बजाय म्यूज़िक म्यूज़ियम सोलोमन स्ट्रीट और म्यूज़िक म्यूज़ियम के मालिक सोलोमन के नाम को बार बार दोहरा कर अजबर कर लिया था। मुझे इस बात की बेचैनी थी कि मैं इसराइली एजेंट का खून कर आया हूँ और सीक्रेट सर्विस के आला अफसरान मुझसे पूछगछ के लिए हाईवे के बगली जंगल वाले गैराज में पहुँच गए होंगे और जब उन्होंने मेरी बजाय वहाँ अपने साथी की लाश देखी होगी तो सारे शहर की सीक्रेट और सिविल पुलिस को मेरा हुलिया बताकर खबरदार कर दिया गया होगा। मैं वारदात के मकाम से ज़्यादा दूर भी नहीं था। होटल के आदमी ने भी मुझे देख लिया था। वो पुलिस या सीक्रेट सर्विस के आदमियों को मेरा हुलिया बता सकता था। मैं एक तरह से अपने ही जाल में फंस गया था। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मेरा जहन बार बार मुझे यही कह रहा था। चुनाचे मैं खामोशी से कमरे से निकलकर कॉरिडोर में दबे पाँव चलता हुआ होटल की छोटी सी लॉबी के सतून के पीछे आकर रुक गया। होटल बॉय काउंटर के पीछे कुर्सी पर ऊँग रहा था। यह मौका बड़ा गनीमत था।
मैंने दबे पांव लाबी अबूर की और दूसरे इलम में होटल के सामने वाली छोटी सड़क के फुटपाथ पर तेज तेज कदमों से हाईवे की तरफ चला जा रहा था। हाईवे पर गाड़ियां ट्रैफिक ना होने के बराबर था। मैं सड़क के किनारे जरा हटकर शमाल की तरफ चलने लगा। दूर ऊंची इमारतों की रोशनियां आधी रात की तारीकी में सितारों की तरह झिलमिला रही थी। इसी दौरान मैं सिर्फ 2 बड़ी वैगनें सड़क पर से गुजर रही थी। मैं लिफ्ट लेते हुए घबरा रहा था। मुझे किसी खाली टैक्सी की तलाश थी। कभी ख्याल आता कि मैंने हाईवे पर आकर हमाकत की है, मुझे जंगल की तरफ निकल जाना चाहिए था। हाईवे के आसपास दरख्त नहीं थे, मुझे दूर से देखा जा सकता था। और फिर हाईवे पर दिन के वक्त भी कोई पैदल नहीं चलता था, मुझ पर शक हो सकता था। हाईवे भी कमबख्त शैतान की आंत की तरह लंबी थी, कोई आबादी भी नहीं थी। मैंने शायद ज़िंदगी में पहली बार घबराहट में बाहर निकलने का फैसला किया था और बहुत जल्द इसका भयानक नतीजा मेरे सामने आ गया। अकब से 2 गाड़ियाँ तेज़ रफ्तारी से आते हुए आगे निकल गईं। ये फौजी स्टेशन वैगनें थी। मैं तेज़ी से सड़क की ढुलान में बैठ गया। कमबख्त छुपने के लिए वहाँ कोई झाड़ी भी नहीं थी। लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। थोड़ी ही दूर जाकर दोनों गाड़ियों की ब्रेकें चीख उठी। मेरा दिल धक धक करने लगा। गाड़ियां बैक हुईं और आन की आन वो मेरे सर पर खड़ी थी और मेरा जिस्म उनकी हेडलाइट्स की रोशनियों में था। खटाक खटाक उनमें से इसराइली फौजी अस्टेन गन ने लिए छलांगे लगाकर उतरे और उन्होंने मुझे घेरे में ले लिया। मैं उठकर खड़ा हो गया और अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश में मुस्कुराते हुए बोला, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। यहूदी कैप्टन ने मेरे चेहरे को गौर से देखा। फौरन ही पीछे से एक जीन्स और जैकेट में मलबूस आदमी लपक कर मेरे पास आया और मुझे गर्दन से खींचकर चिल्लाया, यही वो फ़लस्तीनी एजेंट है। मैंने भी उस शख्स को पहचान लिया था। छोटी छोटी मूंछों वाला ये वही दहशतगर्द था जिसने मुझे अगवा करके जंगल वाले गैराज में बंद किया था। मेरी बदकिस्मती का आगाज़ हो चुका था। फौरन ही मुझे हथकड़ी डाल दी गई थी। वहीं खड़े खड़े यहूदी कैप्टन ने मेरी तलाशी ली, मेरी जेब से सिगार निकाल कर उन्हें सूंघा, फिर उन्हें ज़मीन पर फेंक कर पाँव से मसल डाला। ये मेरा बहुत बड़ा नुकसान था। मेरे बचाव की आखिरी उम्मीद भी बुझा दी गई। मैं अब उन जहरीले सिगारों से कोई काम नहीं ले सकता था। मैं मुकम्मल तौर पर इसराइली फ़ौजियों के रहमो करम पर था। मुझ पर सिर्फ फ़लस्तीनी एजेंट होने का ही नहीं बल्कि उनकी सीक्रेट सर्विस के एक आदमी को हलाक कर देने का भी इल्ज़ाम था, जो ज़ाहिर है साबित हो चुका था। मुझे गाड़ी में डालकर ये लोग तेज़ी से हाईवे पर पीछे की जानिब रवाना हो गए। 4 सिपाहियों के स्टेन गन्नों की नालों का रुख मेरी तरफ था और मैं सर झुकाए अपनी किस्मत पर अफसोस कर रहा था। मुझे मेरी हिमाकत की सज़ा मिल गई थी। अगर मैं होटल से निकलकर हाईवे की तरफ आने की बजाय जंगल की तरफ निकल जाता तो हो सकता था कि बच जाता, लेकिन अब इस बारे में सोचना बेकार था। इसराइली अज़ियत कैंपों के बारे में मैंने जो रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें सुन रखी थी, अब मैं उनमें से खुद गुजरने वाला था। एक बात का मैंने उसी लम्हे अहद कर लिया था कि ख्वाह मुखा मुझ पर अज़ियतों के पहाड़ी क्यों ना टूट पड़े, मैं मरना गवारा कर लूँगा, लेकिन अपने सीक्रेट मिशन के बारे में कभी ज़बान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकालूंगा। मैंने मौत का खौफ दिल से निकाल दिया था। मुझे मिशन के आगाज़ में मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों ने जहर के बेहद नन्हे से 2 कैप्सूल देने की पेशकश की थी, जिनको मेरे दांतों में इस तरह जड़ दिया जाता कि मैं पकड़े जाने की सूरत में शदीद अजियत से बचने के लिए उन्हें दांतों में दबाकर खुदकशी कर सकता था। लेकिन मैंने ये कहकर जहरीले कैप्सूल लेने से इनकार कर दिया था कि खुदकशी इस्लाम में हराम है और मैं हराम मौत मरने से तशद्दुद की मौत को पसंद करूँगा। उन फौजियों ने तलाशी के दौरान मेरा पासपोर्ट, इसराइली डॉलर और सिगरेट लाइटर भी अपने कब्जे में कर लिया था। इन चीज़ों के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं था। रातों रात मुझे तेल अबीब के जुनूबी इलाके में वाक़े एक किला नमा इमारत में पहुंचा दिया गया। ये कोई फौजी हेड क्वार्टर था। इसके मेहराबी दरवाज़ों पर 2 इसराइली सिपाही पहरा दे रहे थे। मुझे एक पुरानी लिफ्ट के ज़रिए इस किला नमा इमारत की शायद आखिरी मंजिल पर ले जाया गया। चारों फौजी मेरे साथ साथ चल रहे थे। मुझे एक कोठरी में बंद कर दिया गया, जिसके बारी बरकम आईनी दरवाजे में एक सलाखदार चौखटा लगा था। मेरी हथकड़ी खोल दी गई। अंदर बंद करने से पहले मेरे जिस्म का तिब्बी मुआयना किया गया कि कहीं मैंने कोई जहरीला कैप्सूल तो नहीं छुपा रखा। मेरे दांतों को भी ठोंक बजा कर देखा गया। मेरे बाजू पर सुधा नगनी का दिया हुआ सांप का मनका तावीज़ की शक्ल में अभी तक बंधा हुआ था। यहूदी कैप्टन उसे गौर से देखने लगा तो मैंने दरख्वास्त की कि यह मनका मेरी वालदा ने दम करके मुझे दिया है। यह मेरी वालदा की निशानी है, इसे प्लीज़ मुझसे जुदा न किया जाए। जाने यहूदी कैप्टन के दिल में क्या ख्याल आया कि उसने मनका मेरे बाजू पर फिर से लपेट दिया। तंगो तरीक कोठरी का फर्श नंगा था। कोने में 2 कंबल बिछे हुए थे। मैं उन पर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया।
मैं अपने आप को आने वाली अकूबतों के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा था। ये भी सोच रहा था कि मुझे क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए कि जिससे मुझसे मेरे साथियों के बारे में ना पूछा जाए, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन था। इसराइली सीक्रेट सर्विस कोई बच्चों का इदारा नहीं था, उससे तो CIA से भी अव्वलियत हासिल थी। और ये बात मशहूर थी कि जिन खुफिया एजेंटों का सुराग लगाने में CIA नाकाम रही, उन्हें इसराइली सीक्रेट एजेंसी ने ढूंढ निकाला। दूसरी जंग अजीम के मशहूर जर्मन जर्नैल अशीमन की मिसाल सामने थी। उसे अर्जेंटाइन से इसराइली एजेंटों ने ही गिरफ्तार किया था, जबकि वो कई बरसों से लापता था और अमरीकी CIA भी उसे तलाश करने में नाकाम हो गई थी। वो जो कहते हैं ना कि नींद सूली पर भी आ जाती है, मेरे साथ भी वैसे ही हुआ और मैं ऊँघने लगा। फिर मैं सो गया। आंख खुली तो कोठरी में दिन की हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने सर उठाकर देखा कि कोठरी की दीवार में छत के करीब एक चौकोर रोशनदान बना हुआ था। दिन की रोशनी उसी रोशनदान से आ रही थी। इस रोशनदान में 3 मोटी सलाखें लगी हुई थी। दरवाज़ा खुला, 2 मुसल्ला सिपाही अंदर आ गए। उनके पीछे एक मुलाजिम था जिसके हाथों में कागज़ का एक छोटा गिलास और कागज़ में लिपटा पैकेट था। ये काफ़ी और डबल रोटी के 4 स्लाइस थे। वो लोग दरवाज़ा लॉक करके चले गए। मैंने सब्र शुक्र करके नाश्ता किया। 15-20 मिनट गुजरे होंगे कि दरवाज़ा एक बार फिर खुला। इस बार 4 फौजी गन्ने थामे अंदर आए, मुझे हथकड़ी लगाई और साथ चलने का इशारा किया। ये लोग मुझे एक नीम रोशन राहदारी से गुजार कर एक ऐसे कमरे में ले गए जहाँ स्ट्रेचर पड़ा था। निस्वारी रंग की ट्राली पर एक ट्रे में आलाते जराही रखे हुए थे। उन्हें देखते ही मेरी रूह कांप उठी। ये मेरे जिस्म को नाकाबिले बर्दाश्त अजियत पहुंचाने का सामान था। दीवार के साथ शीशे की बड़ी अलमारी लगी हुई थी जिसमें दवाइयों की बोतलें और दूसरा मेडिकल का सामान रखा था। कोने में मुंह हाथ धोने वाला सिंक लगा था। स्ट्रेचर के इर्द गिर्द 3 ऊंचे स्टूल भी थे। स्ट्रेचर के ऐन ऊपर छत के साथ एक बहुत बड़ा ग्लोब लगा था जिसमें कई बल्ब लगे थे। गोया ये एक तरह का ऑपरेशन रूम या इंतहाई जदीद वज़े का अकूबत खाना था। मुझे स्ट्रेचर पर बिठाकर 4 फौजी दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। चंद लम्हों के बाद मूंछों और करुंजी आंखों वाला एक यहूदी फौजी अफसर दाखिल हुआ जिसके कंधे पर मेजर का क्राउन लगा था। उसके साथ एक डॉक्टर भी था जिसने सफ़ेद लंबा कोट पहन रखा था। सिपाहियों ने यहूदी मेजर को सल्यूट किया। मेजर ने उन्हें हाथ के इशारे से बाहर जाने को कहा। उसकी कुरंजी आंखें मुझ पर जमी हुई थी। मेरे चेहरे पर से नजरें हटाए बगैर वो नपे तले कदम उठाता स्ट्रेचर के पास आ गया। उसके हाथ में छोटा सा बैग था जिससे वो अपने दूसरे हाथ की हथेली आहिस्ता आहिस्ता बजा रहा था। उसने पाँव की मदद से स्टूल को मेरे स्ट्रेचर के करीब खिसकाया और उस पर बैठ गया। मेरी हथकड़ी नहीं खोली गई थी। मैं स्ट्रेचर पर इस तरह बैठा था कि मेरे पाँव नीचे लटक रहे थे। यहूदी मेजर ने बेद मेरी ठोड़ी से लगाकर उसे ज़रा ऊपर किया और अरबी ज़बान में मुझसे मुखातिब हुआ। तुम्हारे फ़लस्तीनी एजेंट होने का हमारे पास मुकम्मल और नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद है। हमें तुमसे ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि तुम फ़लस्तीनी जासूस हो कि नहीं। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, सिर्फ तुम्हारे तावन का ख्वाहिशमंद हूँ। इसमें तुम्हारी भी भलाई है। तुम जवान हो, तुम्हारा सारा मुस्तकबिल तुम्हारे सामने है। तुम दूसरे लोगों की खातिर खुदकशी क्यों करो? आज़ादी का रास्ता अब भी तुम्हारे लिए खुला है। हम खुद तुम्हें सहराए सीना की मिस्री सरहद में पहुंचा देंगे, लेकिन इससे पहले तुम्हें हमारे साथ थोड़ा सा तावन करना होगा। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। मैं खूब जानता था कि वो मुझसे किस किस्म के तावन का तलबगार है। मेरे लिए ये कोई नया तजुर्बा नहीं था, फिर भी मुझे इंतहाई अयारी और दूर अंदेशी से काम लेना था। मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं किसी भी मुल्क या आज़ादी या फ़लस्तीन की तंजीम का जासूस नहीं हूँ। मैं इसराइली हूँ मगर मिस्र में पैदा हुआ। मेरे माँ बाप वहाँ सिकंदरिया में ही मर गए और मैं लंदन में जाकर आबाद हो गया। अब एक अरसे बाद लंदन से अपने वतन वापस आया था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। यहूदी मेजर के बारीक होंठों पर इंतहाई कटीली और तंदिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने जेब से चमड़े का सिगरेट केस निकाला और मुझे सिगरेट पेश किया। मुझसे एक और हमाकत हो गई कि मैंने कह दिया कि मैं सिगरेट नहीं पीता। उसने पूछा, फिर तुमने सिगार अपनी जेब में किस लिए रखे थे? मेरा ख्याल है तुम सिगार पीते हो। मैंने जल्दी से कह दिया, हाँ मैं सिगार पीता हूँ, लेकिन सिगरेट मुझे पसंद नहीं है। मेजर ने पास ही खड़े यहूदी डॉक्टर की तरफ देखा। यहूदी डॉक्टर ने अलमारी खोली, उसमें से प्लास्टिक का एक पैकेट निकाल कर मेजर को दे दिया। क्या तुम इसे पहचानते हो? पैकेट में नस्वारी रंग का बरादा सा भरा हुआ था। मैंने नफी में सर हिला दिया। मेजर ने पैकेट को मजीद मेरी आंखों के करीब लाते हुए तंज के साथ कहा, तुम अपने सिगारों को भी नहीं पहचान रहे? एक सर्द लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। मेजर ने पैकेट बंद करके डॉक्टर को दिया और गहरी संजीदा आवाज में आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा,
ये तुम्हारे उन सिगारों का चूरा है जिन्हें तलाशी के बाद हमारे सिक्योरिटी आदमी ने हाईवे के किनारे फेंक कर पाँव से मसल दिया था। खुशकिस्मती से ये हमें वहाँ उसी तरह पड़े हुए मिल गए थे। इन सिगारों की तहकीकात की रिपोर्ट भी हमें मिल गई है। ये मोहलक तरीन हथियार है। इस सिगार की मदद से तुमने हमारे एक आदमी को हलाक किया है। ये सिगार किसी इंतहाई आला महारत रखने वाले जासूस को ही दिए जाते हैं। वो सिगरेट का कश लगाने के लिए रुक गया। नथनों से आहिस्ता आहिस्ता धुआं निकालते हुए उसने अपनी गुफ्तगू का सिलसिला फिर से जारी किया। तुम्हारी फुल रिपोर्ट भी मेरे पास मौजूद है। तुम इस हकीकत को नहीं जुटला सकते कि तुम फ़लस्तीनी जासूस हो और तुम्हें जिस मिशन पर यहाँ भेजा गया है उसका भी इल्म है। अब तुम्हारे सामने एक ही रास्ता है और वो हमसे ताउन का है। हम तुम्हें न सिर्फ आज़ाद कर देंगे बल्कि इतनी दौलत देंगे कि तुम अगर चाहो तो यूरोप के किसी मुल्क में भी जाकर बाकी सारी ज़िंदगी आराम व आसाइश में बसर कर सकते हो। हम तुम्हें जिस मुल्क में तुम कहो वहाँ तक पहुँचाने का भी जिम्मा लेते हैं। इसके लिए तुम्हें सिर्फ हमारे एक मुख्तसर से सवाल का जवाब देना होगा। तुम्हारी साथी सोलमी को हम गिरफ्तार करना चाहते थे लेकिन उसने हमारे आदमियों के पहुंचने से पहले ही खुदकशी कर ली। मुझे यहूदी मेजर की ज़बानी पता चला कि सोलमी ने खुदकशी की थी। मुझे पहले भी शक था कि इसराइली इंटेलिजेंस सोलमी को हलाक करने की हमाकत नहीं कर सकती थी। किसी भी स्पाई को यूं ही गोली से नहीं उड़ाया जाता। असल काम उससे मालूमात फराहम करना होता है। यहूदी मेजर कह रहा था कि मैं मज़ीद बातों से अपना और तुम्हारा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। तुम ये ऑपरेशन का सामान देख चुके हो। ये खूनख्वार आलात तुम्हें 2 मिनट के अंदर अंदर हमारे साथ तावन करने पर आमादा कर सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हारी दोस्ती का ख्वाहिशमंद हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे दोस्त बन जाओ और हमारे साथ तावन करो। मैंने यूं ही सवाल कर दिया कि वो मुझसे किस किस्म का तावन चाहता है। उसने मेरे घुटने को अपने हाथ से आहिस्ता से थपथपाया और बड़ी नरम आवाज़ में बोला, शाबाश, मैं जानता था कि तुम इंतहाई समझदार नौजवान हो और महज चंद सरफिरों की अहमकाना तंजीम की खातिर अपनी कीमती ज़िंदगी बर्बाद नहीं करोगे। तुमसे जो कुछ भी हुआ महज जज्बात में आकर हो गया था। हम तुम्हारे कत्ल के जुर्म को भी माफ़ कर देंगे। आखिर इंसान दोस्तों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। वो बड़ी चाबक दस्ती और अयारी के साथ मुझे अपनी तरफ राग़ब करने की भरपूर बल्कि खतरनाक कोशिश कर रहा था। उसके लहजे में बड़ी अपनायत और गुलावट आ गई थी, जैसे वह दुनिया में एक ही मेरा सबसे हमदर्द दोस्त हो। वो बोले जा रहा था, तुम जिस मिशन को लेकर हमारे मुल्क में आए हो हमें उसकी तमाम जुज़ियात का इल्म है। हमें यह भी इल्म है कि तुम्हें किस किस मुल्क की मदद हासिल है। लेकिन हम इन तमाम तलख हक़ाइक़ को फरामोश कर देंगे और तुमसे वादा किया जाता है कि तुम्हारे तमाम मुतालबात को जिनका ताल्लुक तुम्हारी आइंदा की खुशहाल ज़िंदगी से होगा हम सरकारी सतह पर पूरा करेंगे। अब मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ। तुम्हें हमें सिर्फ इतना ही बताना होगा कि इसराइल में तुम्हारा मास्टर स्पाई कौन है और तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ कहाँ मुकीम है। यकीन करो तुम्हारा किसी मकाम पर भी जिक्र नहीं आएगा। हम उन्हें इस तरह गिरफ्तार करेंगे जैसे वो अपनी किसी गलती की वजह से हमारे हत्थे चढ़ गए हों। जब वो अपनी सारी राम कहानी कह चुका तो मैंने नफी में सारी लाते हुए साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया और कहा कि वो चाहे मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। इस एतबार से मैंने अपने एजेंट होने का इतराफ़ कर लिया था, लेकिन यूं मैंने खुद को 2 अज़ियत से बचाया था। एक तो मुझे फ़लस्तीनी जासूस होने का इतराफ़ करने के लिए अज़ियत देता और फिर मुझसे मेरे साथियों के नाम उगलवाने के लिए अकूबत का निशाना बनाता। दूसरे मुझे जासूस साबित करने के लिए उसके पास मुकम्मल सबूत मौजूद थे। मेरे इनकार पर उसने किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार न किया, बस खामोश हो गया। फिर स्टूल पर से उठा और ये कहता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया कि कुछ देर मजीद गौर कर लो, जल्दी में फैसला करना अच्छा नहीं होता। मुझे वापस कोठरी में पहुंचा दिया गया। वो दिन गुजर गया, दूसरा दिन और फिर तीसरा दिन भी गुजर गया। चौथे रोज मुझे उसी ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। वही यहूदी मेजर उसी शान से चलता हुआ मेरे स्ट्रेचर के पास स्टूल पर आकर सुकून से बैठ गया। उसने सिगरेट सुलगा कर मुझे पेश किया। मैंने शुक्रिया के साथ इनकार कर दिया। यह बताना मैं भूल गया कि इन 3 दिनों की कैद में मुझे तरह तरह के खाने खिलाए गए थे। मैंने भी डट कर खाए कि आखिर मरना तो है ही, फिर इन लोगों की ज़ियाफत क्यों ना उड़ाई जाए ताकि जिस्म कुछ अज़ियत तो सहने का मुतहम्मिल हो सके। यहूदी मेजर के पास वही सफ़ेद कोट वाला डॉक्टर भी मौजूद था। मेजर ने खुद एक सिगरेट सुलगाया और हल्के हल्के कश लगाते हुए उठकर टहलने लगा। फिर मेरे पास आकर बोला, मुझे यकीन है तुमने ज़रूर अपने फैसले पर नज़रसानी की होगी। मैंने स्ट्रेचर पर बैठे बैठे उसकी तरफ चेहरा उठाया और 2 टोक अल्फाज में कहा, मैं अपने उसी फैसले पर कायम हूँ। यहूदी मेजर बेहद ठंडे मिजाज का इंसान था। उस पर जरा सा भी नागवार असर न हुआ
अब मुझे ख्याल आता है कि वो इंतहाई शक्की कलब और संग दिल इंसान था। एक ऐसा इंसान जो बड़ी खामोशी और जज्बाती लाताल्लुकी से इंसान के जिस्म से उसका सारा खून निचोड़ सकता था। उसने मुझे कुछ कहने की बजाय डॉक्टर की तरफ देखा और हल्का सा सर हिलाया। यहूदी डॉक्टर ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका और किसी को अबरानी में कहा कि इसे अंदर ले आओ। मैंने सोचा कि किसी जल्लाद किस्म के आदमी को बुलाया होगा जो मुझ पर तशद्दुद का सिलसिला शुरू कर देगा। इतने में 2 आदमी एक स्ट्रेचर को चलाते अंदर ले आए। इस स्ट्रेचर पर एक आदमी बेहोश पड़ा था जिसके जिस्म पर सिर्फ एक निक्कर ही थी। स्ट्रेचर मेरे बराबर में लाकर खड़ा कर दिया। जो आदमी स्ट्रेचर लाए थे वो वापस चले गए। डॉक्टर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या ड्रामा करने वाले हैं। यहूदी मेजर ने डॉक्टर को एक बार फिर इशारा किया। डॉक्टर ने अलमारी के निचले खाने को चाबी लगाकर खोला। उसमें से स्टेनलेस स्टील का एक लंबूतरा डब्बा निकाला और उसे ऑपरेशन ट्राली पर रख दिया। फिर डब्बे का ढकना अलग कर दिया। उसके अंदर एक नॉर्मल साइज से ज़रा बड़े साइज की इंजेक्शन सिरिंज, रुई का टुकड़ा और बलूर की एक छोटी सी शीशी पड़ी थी जिसमें जर्द रंग का महलूल भरा था। यहूदी डॉक्टर ने रुई के फाहे को किसी सुरख दवाई में भगोकर बेहोश आदमी के नंगे पेट पर दिल के करीब मल दिया। उसके बाद अपने हाथों पर ऑपरेशन के पतले जर्द दस्ताने चढ़ा लिए और बड़े साइज की सिरिंज अपने हाथ में थाम कर मेजर की तरफ देखा। यहूदी मेजर ने मुझे मुखातब करते हुए गहरी मगर सर्द मोहरी आवाज में कहा, ये शख्स जो स्ट्रेचर पर पड़ा बेहोश है तुम्हारी तरह का एक फलस्तीनी जासूस है। इसने हमारी एक कमांडो पोस्ट को उड़ा दिया था जिसमें हमारे 15 जवान हलाक हो गए थे। ये 1 माह से ज़ेरे तफ्तीश है, लेकिन इसने भी वही गलती की जो तुम कर रहे हो, यानी ये अपने साथियों के नाम बताने से इनकारी है। हमने इसको परसों फायरिंग स्क्वाड की गोलियों से छिलनी करना था, लेकिन अब इसके लिए दूसरी तरह की मौत तजवीज़ की गई है। इसने डॉक्टर की तरफ देखा। यहूदी डॉक्टर ने स्टेनलेस स्टील के डब्बे में रुई के नीचे रखे 2 चांदी की तरह चमकीले कैप्सूल निकाले। उनमें से एक कैप्सूल को तोड़कर इंजेक्शन की सुई उसके अंदर डालकर कोई सफूफ या महलूल या सिरिंज के अंदर खींच लिया। सिरिंज के अंदर नीला पानी सा भर गया। अब डॉक्टर ने मेरी तरफ देखकर बिल्कुल प्रोफेसरों वाले अंदाज में कहा, इस वक्त सिरिंज में एक ऐसा धमाका खेज जहर भरा हुआ है जिसके धमाके का दौरानिया 5 मिनट है। मैं इस जहरीले धमाका खेज मवाद को इस आदमी के जिस्म में दाखिल कर रहा हूँ। ठीक 5 मिनट बाद यह मवाद इसके जिस्म के अंदर फट जाएगा। फिर क्या होगा तुम इसे अपनी आंखों से देख लोगे। एक बार तो मेरा रंग जर्द हो गया। ऐसे घनौने जलाद में जिंदगी में पहली बार देख रहा था। यहूदी मेजर बिल्कुल बेहिस्सो साकत खड़ा मुझे तिरछी नजरों से देख रहा था। अब उसने मुझसे किसी किस्म की कोई बात न की, बल्कि डॉक्टर को इशारा किया कि अपना काम शुरू कर दे। यहूदी डॉक्टर ने मेरे देखते ही देखते स्ट्रेचर पर बेहोश पड़े बदनसीब जवान के पेट में सिरिंज की सुई चबोकर सारे का सारा नीला महलूल उसके जिस्म में दाखिल कर दिया। फिर सिरिंज को बाहर खींचकर सुई पर स्पिरिट वाली रुई फेरी और उसे डिब्बे में आराम से रख दिया। दूसरा चमकीला कैप्सूल भी वहीं पास ही रख दिया। बदनसीब जवान के स्ट्रेचर को डॉक्टर ने जल्दी से कमरे के सामने वाली दीवार के साथ लगा दिया और कलाई वाली घड़ी की तरफ देखते हुए बोला, घबराने की बात नहीं, ये धमाका हैंड ग्रेनेड जैसा नहीं होगा, मामूली सा धमाका होगा जिसका असर हम पर नहीं पड़ेगा। यहूदी मेजर की निगाहें भी अपनी कलाई की घड़ी पर लगी थी। मेरा चेहरा फक था और मैं शदीद ज़हनी कोफ्त में मुब्तला था कि ये शख्स मेरी वजह से इंतहाई अज़ियतनाक मौत मर रहा है। पहले तो मुझे ख्याल हुआ कि ये लोग महज ड्रामा कर रहे हैं और ये सब कुछ मुझे डराने धमकाने के लिए है, लेकिन इन दोनों के तेवर बता रहे थे कि ऐसी बात नहीं है और वो लोग पूरी संजीदगी से एक इंतहाई होलनाक तजर्बा करने वाले हैं। टिक 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 वक्त गुजरता जा रहा था। 1 मिनट गुजर गया, फिर दूसरा मिनट भी गुजर गया। हर मिनट के गुजरने का यहूदी डॉक्टर बाकायदा ऐलान करता था। जब 4 मिनट गुजर गए तो उसने बुलंद आवाज में गिनती शुरू कर दी। स्ट्रेचर पर जवान बेहोश पड़ा था। उसे कुछ खबर नहीं थी कि उसका क्या हशर होने वाला था। यहूदी डॉक्टर और यहूदी मेजर दोनों मेरे स्ट्रेचर के पास आकर खड़े हो गए थे। यहूदी डॉक्टर की निगाहें अपनी घड़ी पर थी और यहूदी मेजर स्ट्रेचर पर पड़े हुए बेहोश शख्स पर नजरें जमाए हुए था और मेरा दिल यूं धड़क रहा था कि लगता था कि अभी सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। डॉक्टर की गिनती 50 तक जा पहुंची थी, फिर 55 और फिर जब उसने 60 कहा तो मेरी आंखों के सामने स्ट्रेचर पर बेहोश जवान के जिस्म के अंदर से एक हल्के से धमाके की आवाज आई। उसका जिस्म स्ट्रेचर से कोई 1 फुट बुलंद हुआ और उसका पेट यूं खुल गया जैसे कोई आतिशफशां पहाड़ फट कर खुल जाता है। उसके खुले पेट में से खुदा जाने क्या कुछ उबल कर बाहर निकलने लगा।
मैंने चेहरा अपने बाजुओं में छुपा लिया। मैं ये घिनौना मंजर नहीं देख सकता था। यहूदी मेजर की आवाज़ आई, आंखें बंद मत करो दोस्त, इसे अच्छी तरह से देखो, इसका मुशाहिदा करो, क्योंकि कल को तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। इस किस्म का एक धमाका तुम्हारे अंदर भी होगा। तुम्हारा पेट भी इसी तरह फटकर अपनी हर शय बाहर उछाल देगा। स्ट्रेचर वाली लाश का बुरा हशर हो रहा था। खुदा जाने इसके जिस्म में किस नोयत का जहर धमाका खेज मवाद डाला गया था। न सिर्फ उसका पेट खुल गया था, बल्कि अब उसके जिस्म के तमाम अज़ा गल गल कर अलग होने लगे थे। यहूदी डॉक्टर ने इंतहाई संगदिली का मुजाहरा करते हुए लाश के बाजू को उठाया तो वह लाश के जिस्म से अलग हो चुका था। फिर उसने बदकिस्मत नौजवान के दूसरे बाजू को अलग करके दिखाया। उसके बाद दोनों हाथों से उसकी गर्दन को बड़े आराम से जिस्म से अलग कर दिया। मेरी तबीयत खराब होने लगी। इस किस्म का करीहा और दहशतनाक मंजर का मैंने कभी मुशाहिदा तक नहीं किया था। यहूदी डॉक्टर ने दरवाजे पर से दस्तक दी। फौरन दरवाजा खोलकर दो कंपाउंडर किस्म के आदमी अंदर आए। उन्होंने मुंह पर पट्टी लपेट रखी थी। वो मलीदा बनी हुई लाश वाले स्ट्रेचर को खींचकर बाहर ले गए। मेरा ख्याल था कि यहूदी मेजर अब फिर मुझे अपनी जानिब से राह रास्त पर लाने की कोशिश शुरू कर देगा, लेकिन उसने ऐसा ना किया। उसने मुझसे कोई बात ना की और डॉक्टर से कहा कि दूसरे आदमी को बुलाया जाए। डॉक्टर ने 1 सेकंड के लिए बाहर झांका और फिर 4 हट्टे कट्टे आदमी अंदर घुस आए और आते ही उन्होंने मुझे दबोचकर स्ट्रेचर पर गिरा लिया। मेरी हथकड़ी लगी थी। उन्होंने देखते ही देखते मेरी दोनों टांगें नायलून की रस्सियों से स्ट्रेचर के साथ जकड़ दी। फिर मेरी हथकड़ी लगे बाजू को पीछे की तरफ लाकर स्ट्रेचर की पट्टी से जकड़ दिया गया। 2 रस्सियां मेरी गर्दन और सीने पर भी बांध दी गई। मैं स्ट्रेचर पर जकड़ कर रह गया। मुझे उस लाश का ख्याल आ गया जो अभी अभी स्ट्रेचर पर सुर्ख और स्याह गोश्त के टुकड़ों का ढेर बनी बाहर ले जाई गई थी। मेरे साथ भी वही हशर होने वाला था। मैंने दिल ही दिल में खुदा को याद करके कलमा शरीफ का विर्द शुरू कर दिया। मेरी मौत यकीनी आ गई थी। मरना तो एक न एक दिन मुझे था ही, फिर क्यों ना बहादुर और गैरतमंद इंसान बनकर मरूं कि फ़लस्तीन की तंजीम आज़ादी के मुजाहिदों और शहीदों में मेरा नाम लिया जाए, मेरे मुल्क का भी नाम बुलंद हो। बस एक धमाका ही तो होगा मेरे जिस्म के अंदर और मुझे यकीन था कि सेकंड के 1000वें हिस्से में भी मेरी जान निकल जाएगी। मैं मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। मुझे इस बात पर ज़रूर हैरत हुई कि यहूदी मेजर ने इस लम्हे भी मुझसे मामला तय करने की आखिरी कोशिश नहीं की थी। यहूदी डॉक्टर ने मेरे पेट पर से कमीज़ हटा दी। मेजर के हुक्म पर हट्टे कट्टे आदमी बाहर जा चुके थे। फिर मेरे पेट पर भी सुर्ख रंग की मालिश की गई। यहूदी डॉक्टर ने अब दूसरे कैप्सूल से नीले रंग का जहरीला महलूल सिरिंज में भरा और मेरी तरफ मुतवज्जा होकर बोला, इस सिरिंज में भी वही जहरीला धमाका खेज महलूल भरा हुआ है जिसकी तबाही का नज़ारा तुम अपनी आंखों के सामने देख चुके हो। उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि इस जहरीले धमाका खेज मवाद की ड्यूरेशन यानी दौरानिया 5 मिनट था, जबकि इस धमाका खेज मवाद के फटने की मियाद एक ख़ास मेडिकल प्रोसेस के बाद 5 मिनट से बढ़ाकर 7 दिन कर दी गई है। आज से ठीक 7 दिन बाद इसी वक्त यानी सुबह के 8:07 पर यह मवाद खुद ब खुद तुम्हारे पेट के अंदर फट जाएगा और फिर तुम्हारा भी वही असर होगा जो इससे पहले जासूस का हुआ था। इसराइली मेजर के चेहरे पर गहरा सकूत तारी था। वो गहरी नज़रों से मुझे तक रहा था। यहूदी डॉक्टर ने कदरे मुस्कुरा कर कहा, हो सकता है तुम ये समझो कि हम तुमसे कोई ड्रामा कर रहे हैं और महज तुमसे राज उगलवाने के लिए कोई दूसरा बेज़रर महलूल तुम्हारे जिस्म में दाखिल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस धमाका खेज महलूल के असली होने का सबूत मुहैया करने का भी हमने एहतमाम किया है और वो ये है कि 2 रोज़ बाद यानी परसों ठीक इसी वक्त तुम्हारे पेट में एक बहुत ही धीमा सा पहला धमाका होगा और तुम्हें खून की कै हो जाएगी। उसके बाद तुम्हारी तबीयत अपने आप ही ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने फिर भी हमारे साथ ताउन ना किया तो 7वें रोज़ इसी वक्त धमाका होगा जो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी धमाका होगा और तुम्हारा जिस्म पुर्जे पुर्जे होकर उड़ जाएगा। मैं बेजान पत्थर बना उस वैशी यहूदी डॉक्टर का मकरू चेहरा तक रहा था। फिर उसने इंजेक्शन की सुई की नोक मेरे पेट पर रखी और उसे ज़ोर से दबा दिया। मेरी चीख सी निकल गई। उसने मेरी आंखों के सामने सारे का सारा धमाका खेज महलूल मेरे पेट में दाखिल कर दिया। सिरिंज खाली हो गई तो उसने बाहर खींच ली। फिर फातिहाना अंदाज में यहूदी मेजर की तरफ देखा। यहूदी मेजर मुझे तके जा रहा था। वो मेरे सराहने की जानिब खड़ा था। मेरी मशकें खोल दी गईं। यहूदी मेजर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और झुक कर बोला, मेरे दोस्त, तुम्हारे पास सिर्फ 6 रोज़ हैं। ये तुम्हारी ज़िंदगी के आखिरी दिन भी साबित हो सकते हैं।
अगर तुमने हमें अपने साथियों के नाम और खुफिया एड्रेस और डेड ड्रॉप के मकामात बता दिए और हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो फिर तुम्हें एक दूसरा इंजेक्शन लगाया जाएगा जो तुम्हारे जिस्म में गर्दश करते धमाका खेज मवाद के असर को हमेशा के लिए ज़ायल कर देगा और तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी वापस मिल जाएगी। दूसरी सूरत में तुम्हारा क्या अंजाम होगा तुम खुद मुशाहिदा कर चुके हो। तुम्हारे पास सोचने को 6 दिन है। ठंडे दिल से सारे मामलात पर फिर से गौर कर लो। मैं छठे रोज़ तुम्हारी कोठरी में आऊँगा, लेकिन अगर उससे पहले तुम मुझे बुलाना चाहो तो बाहर खड़े गार्ड को सिर्फ इशारा कर देना, मैं खुद तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊँगा। यहूदी मेजर ने मक्कारी से मुस्कुराते हुए मेरी पीठ आहिस्ता से थपथपाई। मेरी हथकड़ी खोलकर मुझे वापस मेरी काल कोठरी में बंद कर दिया गया। मेरी हालत उस आदमी की सी थी जिसने गलती से तेजाब पी लिया हो और अब अपने जिस्म के गलने सड़ने का तमाशा करने वाला हो। मैंने कोठरी में जलते बल्ब की मदम रोशनी में कमीज उठाकर अपने पेट को देखा। जहाँ इंजेक्शन लगाया गया था वहाँ सुर्ख रंग का दाना उभर आया था। मुझे पेट में किसी किस्म की कोई गड़बड़ या खून में खराबी वगैरह कुछ महसूस नहीं हो रही थी। कभी ख्याल आता कि मुझसे वाकई ड्रामा कर रहे हैं। असली धमाका खेज मवाद दूसरे बदनसीब एजेंट के जिस्म में सराइत किया गया था। मेरे जिस्म में कोई बेज़रर महलूल दाखिल किया गया। फिर ख्याल आता कि परसों मुझे खून की कै भी तो होगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अगर कोई ख्याल आता भी था तो यही कि मुझे अपनी जान पर खेल कर भी अब यहाँ से भाग निकलना चाहिए, लेकिन वहाँ से फरार होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन दिखाई दे रहा था। इसी परेशानी में दिन गुजर गया। मुझे खाने को अच्छी खुराक दी गई। दूसरा दिन भी गुजर गया। तीसरे रोज़ यहूदी डॉक्टर 2 मुसल्ला सिपाहियों के साथ मेरी कोठरी में आ गया। एक सिपाही के हाथ में ताम चीनी का पाट था। उसने घड़ी देखकर कहा, अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें खून की कै होगी, मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। उसने मुझे पाँव पर बिठाकर ताम चीनी का पाट मेरे आगे रख दिया। ठीक उसके बताए वक्त पर मेरे पेट को एक हल्का सा धक्का लगा और मैं पीछे को गिर पड़ा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पेट के अंदर से मुझे मुक्का मारा है। हल्की सी गिड़गिड़ाहट की आवाज़ भी सुनाई दी थी। डॉक्टर और एक सिपाही ने मुझे उठाकर दोबारा पाँव पर बिठा दिया। मेरी तबीयत उछलने लगी और फिर वाकई मुझे खून की कै हुई। डॉक्टर ने पाट पीछे हटा लिया। मुझे गीला रुमाल देकर कहा, फिक्र ना करो, दूसरी बार कै नहीं होगी। और वाकई उसके बाद मेरी तबीयत खराब न हुई। मैंने रुमाल से अपने होंठों पर लगा हुआ खून पूंछकर पाट में फेंका और दीवार के साथ सर लगाकर बैठ गया। मुझे शदीद किस्म की कमजोरी महसूस हो रही थी। यहूदी डॉक्टर ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हारे पास फैसला करने के लिए सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं। आज से 4 दिन बाद ठीक उसी वक्त 1 सेकंड के लिए तुम्हारी तबीयत खराब होगी। ये सिग्नल होगा कि अगले सेकंड में धमाका होने वाला है। फिर तुम्हारे अंदर धमाका खेज मवाद फट जाएगा। उसकी आवाज़ तुम शायद ही सुन सको, क्योंकि धमाके के साथ ही तुम्हारा जिस्म भी फट जाएगा।